सो हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे साउंड। एक 9th क्लास का चैप्टर है और हम 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सारे कंसेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, हमने पहले पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे वेव्स होती हैं और कैसे वेव का फॉर्मेशन होता है। वेव्स की दो टाइप्स होते हमने देखी थी। सबसे पहले हमने देखी थी मैकेनिकल वेव, दूसरी हमने देखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स के हमने एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि लाइट ट्रेवल करती है, हीट ट्रेवल करती है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स हैं। वहीं अगर हम देखें मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टाइप हमने देखी थी ट्रांसवर्सल वेव, और दूसरी टाइप हमने देखी थी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्सल वेव्स के अंदर और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जिस हिसाब से वाइब्रेशन करता है कोई भी पार्टिकल। ट्रांसवर्सल वेव के अंदर पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेशन करता है, वहीं लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर जब पार्टिकल लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट करता है तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के हमने एग्जांपल देखे थे, जो कि साउंड वेव है अपने। ठीक है, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है। और वही ट्रांसवर्सल वेव की बात करते हैं तो हम अपन रूप वेव्स वगैरह जो देखते हैं, रोप वेव वगैरह जो ऐसे मूव करती है, हम किसी भी रोप को जब अपन ऊपर से नीचे ऐसे झटका देते हैं तो जो वेव बनती हैं वो अपनी रूप वेव्स होती हैं। ठीक है, तो रोप वेव्स हमने देख ली और ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके। अब हम देखेंगे कि कैसे साउंड और उन वेव्स की साउंड वेव्स की या फिर जो वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो साउंड को कैसे डिफरेंशिएट करती हैं। ठीक है, कि कोई भी साउंड जो है वो अलग अलग तरीके से हमें कैसे सुनाई देता है। कई साउंड जो होते हैं बहुत मेलोडी सुनाई देते हैं हमें, काफी साउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्श सुनाई देते हैं, हम लाउड वॉइस होती है उसकी, और काफी साउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही लो पिच या फिर लो हमें सुनाई देते हैं। कैसे मैन के साउंड की और फीमेल के साउंड की जो हम है आवाज में डिफरेंशिएट करते हैं, वो सब तरीके से हम देखेंगे कि कैसे उन सब चीजों के अंदर वेव्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज होता है और कैसे हमें वो अलग चीजें देखने को मिलती हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने तुम्हें बताया कि साउंड वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और जिस भी वेव को ट्रेवल करने के लिए अगर मीडियम चाहिए तो वो जो वेव होती हैं वो मैकेनिकल वेव होती हैं। ठीक है, उसमें मैकेनिकल वेव में दो टाइप्स की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं क्योंकि इनका जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके। अब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव की सबसे पहले बात करें तो कोई भी वेव होती है उसका मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। ये कोई भी एक वेव है, ठीक है, ये मैंने एक वेव बना दी। अब बस तुम ध्यान से सुनते जाना 2 मिनट। जब भी किसी मीन पोजीशन से ऊपर अगर कोई भी वेव शो होती है तो इसको अपन बोलते हैं क्रस्ट। और जब भी कोई वेव मीन पोजीशन से नीचे डिस्क्राइब की जाएगी उसको अपन बोलते हैं टफ। कोई दिक्कत है? तो मतलब मैं जब भी कोई वेव को बनाऊंगा ऊपर की डायरेक्शन के अंदर तो वो क्रस्ट रहेगा, और जब भी मैं किसी वेव को नीचे की डायरेक्शन बनाऊंगा तो वो ट्रफ रहेगा। कोई दिक्कत है? तो मीन्स ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई एक वेव का पूरा ओसिलेशन कंप्लीट होता है तो वो एक क्रस्ट और एक ट्रफ से बन के मिलती है। मीन्स मैं तुम्हें बोलूं कि वन ऑसिलेशन दैट इज इक्वल्स टू वन क्रस्ट प्लस में वन ट्रफ। कोई दिक्कत है? अब मेरी बात सुनो। जब भी मैंने बोला कि ये कोई भी टाइम पीरियड है या फिर कोई भी डिस्टेंस है, मैं ये बोल सकता हूँ, एक बार मैं इसको टाइम लगाता हूँ कि ये जो चीज है ये टाइम को डिस्क्राइब कर रही है। तो मतलब कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, पार्टिकल अप टू डाउन मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को टाइम मानता हूं, तो अगर मैं इस चीज को डिस्टेंस मान लूं कि भाई मैं बताता हूं कोई भी पार्टिकल एक डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहा है, तो मतलब जब भी कोई पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर या नीचे वाइब्रेट करेगा, जब भी वो ऊपर वाइब्रेट करेगा एक क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा, और जब भी वो नीचे वाइब्रेट करेगा वो एक ट्रफ का फॉर्मेशन करेगा। वहीं मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी मीडियम होता है अगर वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के हिसाब से चलता है तो जब भी कोई डेंस एरिया क्रिएट होगा तो वो एक ओसिलेशन का एक क्रस्ट क्रिएट करेगा, या फिर जब भी
ये डेंस एरिया है बहुत, और जब भी नॉन डेंस मींस लेस डेंसिटी वाला एरिया क्रिएट करेगा, और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि मैं बोलूं कि जब लो जो डेंसिटी रहेगी तब अगर मैं क्रस्ट को क्रिएट करता हूं, तो जब हाई डेंसिटी रहेगी तो मैं एक क्रस्ट को क्रिएट कर दूंगा। तो ये जस्ट मैन इमेजिनरी चीज है, और ये मैंने एक ग्राफ बनाया है क्रस्ट और ट्रफ का, जब डेंसिटी हाई रहेगी और जब डेंसिटी लो रहेगी। और वैसे ही यहाँ पर जब ट्रांसवर्सल वेव के अंदर पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव करेगा, तो जब पार्टिकल ऊपर मूव करेगा तो मैं एक क्रस्ट का फॉर्मेशन करूंगा, जब पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा तो मैं एक ट्रफ का फॉर्मेशन करूंगा। ठीक है। जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनता है, जब पार्टिकल कोई भी पार्टिकल एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाके अपनी वापस मीन पोजीशन को अटेन कर लेता है, देन वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। दिस कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज डिस्क्राइब बाय द वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ। तो मींस वन ऑसिलेशन दैट इज इक्वल्स टू वन क्रस्ट प्लस में वन ट्रफ। ओके, समझ में आया। अब इस चीज में हम देखते हैं वेवलेंथ को, कि वेवलेंथ क्या होती है। जो डिस्टेंस क्रस्ट की होती है वो ही डिस्टेंस ट्रफ की होती है। मींस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव विच इंक्लूड्स वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द वेवलेंथ। मींस एक क्रस्ट और एक ट्रफ की जो डिस्टेंस है वो ही एक वेवलेंथ है। समझ में आया तुम्हें कि वेवलेंथ क्या होती है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलकर जो डिस्टेंस होती है, टोटल डिस्टेंस, वो क्रस्ट की और ट्रफ की दोनों दूरियों को मिलाकर एक वेवलेंथ का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली मैं दूसरी चीज तुम्हें समझाता हूँ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है जब कोई भी एक वेव अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है और फिर वो अपने मीन पोजीशन पे आती है, फिर वो एक मैक्सिमम हाइट को अटेन करती है और वापस अपने मीन पोजीशन पे आती है। दिस इज कंप्लीट वन ऑसिलेशन। दिस वन ऑसिलेशन के अंदर एक क्रस्ट और एक ट्रफ रहेगा। जो क्रस्ट की हाइट है, ये जो हाइट है क्रस्ट की, ये ही ट्रफ की हाइट रहेगी। और ये जो हाइट होती है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड। मींस मैं तुम्हें बोलूं कि वन क्रस्ट, कोई भी क्रस्ट की जितनी हाइट रहेगी अपनी मीन पोजीशन से वेव कितनी ऊपर जा रही है, वो डिस्टेंस ही, वो हाइट ही एम्पलीट्यूड होती है। और जो क्रस्ट का एम्पलीट्यूड रहेगा वो उस वेव के ट्रफ का एम्पलीट्यूड भी रहेगा। ठीक है। तो ये जो हाइट है ये एक एम्पलीट्यूड है। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फ्रीक्वेंसी। देखो, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग, इसको ऐसे समझो कि कोई भी एक वेव होती है जब अपने मीन पोजीशन से निकलती है वो, और मैं यहाँ पे एक स्टॉप वॉच ले लेता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि जब एक सेकंड निकलेगा तो कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाएंगी। मींस मैंने तुम्हें बोला कि ये वेव निकली, एक सेकंड हुआ यहाँ पे, कि मान लो कि यहां तक एक सेकंड हो रहा है, कोई भी डिस्टेंस है, ये टाइम ग्राफ मान रहा हूं मैं, टाइम ग्राफ, कि यहां तक क्या है, यहां तक है एक सेकंड, दिस पॉइंट अटेन टू ए वन सेकंड। तो यहां पर एक वेव निकलती है और वो दो ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, टू ऑसिलेशन एंड थ्री ऑसिलेशन, दिस दिस एंड दिस वेव क्रिएट थ्री ऑसिलेशन, एक सेकंड के अंदर तीन ऑसिलेशन बनाए हैं इसने। वहीं अगर मैं एक वेव को लेता हूं जो कि सिर्फ वन ऑसिलेशन बनाती है, तो मतलब कि इस इसके अंदर एक सेकंड में तीन ऑसिलेशन बने हैं और इस वेव के अंदर एक सेकंड के अंदर एक ऑसिलेशन ही बना है। तो मतलब ज्यादा ऑसिलेशन मतलब कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कम ऑसिलेशन एक सेकंड में मतलब कम फ्रीक्वेंसी। मींस फ्रीक्वेंसी इज नथिंग द अमाउंट ऑफ वेव प्रोड्यूस और द अमाउंट ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन वन सेकंड। समझ में आया। the amount of wave produced in 1 second, yeah, the amount of wave passing through a point in 1 second is nothing but the frequency, but the frequency। बाकी इनकी डेफिनेशन वगैरह मैं डिटेल में समझाऊंगा तुम्हें आगे। टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है इस पूरी एक वेव को बनने में जितना टाइम लगा है वो ही टाइम पीरियड है। ठीक है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन को बनने में जितना टाइम लगता है, मतलब एक कंप्लीट वाइब्रेशन भी बोल सकता हूं, एक पार्टिकल ऊपर जाके नीचे जाके वापस अपने मेन पोजीशन में कितनी देर में आ जाता है वो टाइम पीरियड है। एक ऑसिलेशन का कंप्लीट फॉर्मेशन ही टाइम पीरियड है। ओके, समझ में आया। ये सारी चीजें मैं तुम्हें डेफिनेशन के साथ आगे अच्छे से समझाऊंगा, बाकी ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये मैंने तुम्हें बताया, एक सेकेंड मैं इरेज कर लूं, अल इरेज। देखो, ये होता है क्रस्ट, ये होता है ट्रफ, जो भी नीचे होंगे ये सब ट्रफ हैं, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है,
ये भी ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। मतलब जो भी मेन लाइन से ऊपर चीजें रहेंगी, मेन लाइन से ऊपर वेव्स रहेंगी, वो क्रस्ट होती हैं सारी की सारी, और जो मेन लाइन से नीचे रहेंगी वो ट्रफ होती हैं। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलके जो भी वेव ऑसिलेशन बनता है, वन ऑसिलेशन, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, इस डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ को मैं तीन तरीके से बोल सकता हूँ। पहला तरीका, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक क्रस्ट प्लस में एक ट्रफ में जो डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ होती है, प्लस में दूसरी तरीके से मैं बोलना चाहूं कि टू कंजिकेटिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो भी वेवलेंथ होती है, टू कंजिकेटिव ट्रफ के बीच में डिस्टेंस रहेगी वो भी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तुम तीनों तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा देखते हैं वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिकेटिव क्रस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिकेटिव क्रस्ट एंड टू कंजिकेटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो कंजुगेटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस और दो कंजुगेटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस ही वेवलेंथ होती है। इसको हम लैम्बडा से डिस्क्राइब करते हैं, डिनोट करते हैं, और लैम्बडा जो होता है ये ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बोलूं कि ये क्या है, ये लैम्बडा है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। क्यों होती है, देखो ये एक डिस्टेंस ही है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ की जो टोटल डिस्टेंस होती है, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेंगी। द क्रस्ट की डिस्टेंस और ट्रफ की डिस्टेंस हमेशा बराबर रही रहेगी एक वेव के अंदर। तो मतलब कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ की जो डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ होती है, और वो एक तरीके की डिस्टेंस ही होती है, इसलिए उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। ठीक है, इसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैंने बताई तुम्हें, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। कंप्लीट ऑसिलेशन, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक कंप्लीट ऑसिलेशन बनाता है। एक सेकंड में कितने ऐसे कंप्लीट ऑसिलेशन बनते हैं वो ही फ्रीक्वेंसी है। अगर एक सेकंड में कम ऑसिलेशन बनते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, अगर एक सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशंस बनते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। कोई दिक्कत है? फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं और एफ से भी डिनोट करते हैं, जैसे तुम्हारे टीचर डिनोट करे तुम वो चीज लिखना, और इसको मेजर किया जाता है हजार्ड के अंदर, हजार्ड। ओके, अब मेरी बात सुनो, फ्रीक्वेंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है टाइम के। मैं इसको तुम्हें अच्छे से समझाता हूं, लिखने को तुम लिख लेना। ठीक है, देखो ये एक वेवलेंथ है, ये सिंगल एक वेवलेंथ है, इसकी ये वेवलेंथ हो गई। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बोलूं कि यहां से और यहां तक जब भी किसी वेवलेंथ को अपन देखते हैं तो ये जो होती है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ये टी टाइम मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक कोई भी वेव आएगी वो 1 सेकंड में मैं डिस्क्राइब करूंगा। समझ रहे हो? मतलब कि 1 सेकंड, दैट इज मीन्स दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला कि नंबर वन पहली वेव आती है जो वेव 1 सेकंड के अंदर इतना ट्रेवल कर लेती है, इतना ट्रेवल कर लेती है। और वहीं अगर दूसरी वेव नंबर टू, मैं तुम्हें बोलूं कि वो वेव सिर्फ इतना ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये दोनों वेव अलग अलग हैं। इसके अंदर क्या बोला मैंने कि अगर किसी वेव के एक ऑसिलेशन को बनने में कम टाइम लगेगा, किसी वेव के एक ऑसिलेशन को बनने में कम टाइम लगेगा तो वो 1 सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशंस बना पाएंगी। जैसे इसने एक ऑसिलेशन बनाया, ये दूसरा ऑसिलेशन रहा इसका, ये तीसरा ये रहा। तो मतलब कि मैंने तो वो बोला कि अगर किसी वेव के एक ऑसिलेशन को बनने में एफ दैट इज इक्वल्स टू 1/t, किसी वेव के एक ऑसिलेशन को बनने में कम टाइम लगेगा तो वो 1 सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशन बनाएंगी, और वो ज्यादा ऑसिलेशन ही उसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा बनाएगा, ज्यादा बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी। वहीं अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक वेव है जो 1 सेकंड के अंदर सिर्फ एक ऑसिलेशन ही बना पाती है, तो मतलब कि एफ दैट इज इक्वल्स टू 1/t, अगर एक ऑसिलेशन को बनने में टाइम ज्यादा लगेगा तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम बनेंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम बनेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। मींस फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। कोई दिक्कत है? जितना कम टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन को बनने में, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी, जितना ज्यादा टाइम लगेगा किसी ऑसिलेशन को बनने में उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम हो जाएगी। मैं तुम्हें समझा पाया? ये डायग्राम तुम एक बार मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, डीप में मैं तुम्हें बता चुका, इसको भी समझ लो एक बार तुम कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? एक क्रस्ट के और दो क्रस्ट के कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस ही वेवलेंथ होती है।
और यहाँ पर एक कंप्लीट ऑसिलेशन, यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर यहाँ दो वेव्स बन रही हैं, एक वेव ये, एक वेव ये। और वहीं अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये भी 1 सेकंड अगर मैं कंसिडर करता हूं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेवलेंथ बन रही है, आधा क्रस्ट ये रहा, आधा क्रस्ट ये रहा, और कंप्लीट ट्रफ ये रहा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर एक वेव बन रही है, यहाँ पे 1 सेकंड में दो वेव बन रही है। इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, समझ में आया? इसको हजार्ड से डिस्क्राइब और हजार्ड में मेजर करते हैं इस चीज को। इसके अलावा मैं तुम्हें टाइम पीरियड की बात करता हूँ। टाइम पीरियड मैंने तुम्हें बोला था कि कोई भी एक वेव जो होती है उसके फॉर्मेशन के अंदर जितना टाइम लगता है, वो ही एक ओसिलेशन को फॉर्म करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जस्ट लिसन, ये रहा टाइम पीरियड, ये रहा टाइम पीरियड। ठीक है, तो मतलब कि मैं तुम्हें बोलूं कि जितना टाइम एक क्रस्ट और एक ट्रफ को बनने में लगा है, एक सिंगल ओसिलेशन को बनने में लगा है, उस टाइम को ही टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट ओसिलेशन, एक कंप्लीट ओसिलेशन को बनने में जितना टाइम लगेगा, इसको टी से डिनोट करते हैं और इसकी सेकंड इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट, क्योंकि ये एक टाइम ही है तो टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ए वेव इज रेसिप्रोकल टू इस फ्रीक्वेंसी। मैंने तुम्हें बोला एफ दैट इज इक्वल्स टू 1/t, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू इज फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? इसके अलावा मैं एम्पलीट्यूड की बात करता हूँ। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द वेव। ये क्रस्ट में और ये ट्रफ में दोनों में सेम ही रहेगी ये हाइट। कोई दिक्कत? तो मतलब एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द वेव, द टाइम पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, या फिर द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन क्रस्ट और वन ट्रफ। कोई दिक्कत? जो एम्पलीट्यूड है उसको अपन ए से डिस्क्राइब करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, क्योंकि ये भी एक हाइट ही है और हाइट एक डिस्टेंस ही होती है। ऐसे ही वेवलेंथ एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है, ये भी मीटर में अनुभव होती है, और इसकी ये भी एक डिस्टेंस है, इसलिए इसकी भी यूनिट मीटर ही होती है इस वेवलेंथ की। कोई दिक्कत है? ये वेवलेंथ मीटर, एसआई यूनिट, ये एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस है, एसआई यूनिट मीटर, और टाइम पीरियड की एसआई यूनिट होगी अपनी सेकंड। स्पीड की बात करते हैं। देखो एक बार ध्यान से सिर्फ सुनो, स्पीड क्या होती है? अगर 1 सेकंड में कोई भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम बनाएगा तो उसकी स्पीड कम रहेगी, वहीं अगर कोई भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा बनाएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। ऐसे सुनो इसको, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, एक वेव 1 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करती है? ये देखो मेरी बात सुनो, 1 सेकंड हुआ, इसने इतनी दूरी ट्रेवल की बस, और वहीं अगर एक वेव और है, उसकी जो दूरी है वो 1 सेकंड में वो इतनी दूरी ट्रेवल कर लेती है। दिस इज द स्पीड। समझ में आ रहे हो कि कितनी एक वेव 1 सेकंड में कितनी दूरी को ट्रेवल कर पाती है? एक वेव यहां से चली, एक वेव यहां से चली, 1 सेकंड पूरा हुआ, ये 1 सेकंड का ग्राफ है अपना, 1 सेकंड के अंदर ये वेव सिर्फ यहां पहुंचती है, और वहीं ये वेव है वो यहां आगे पहुंच जाती है। दिस इज द स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, इसको v से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? क्योंकि स्पीड दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम की एसआई यूनिट मीटर होती है, और नहीं, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। दैट मींस मीटर पर सेकंड की इसकी एसआई यूनिट होती है। कोई दिक्कत है? तो ये देखो आगे लाउडनेस पे बात करते हैं कि लाउडनेस क्या होती है। लाउडनेस इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। देखो मैं तुम्हें एक डायग्राम से सिखाता हूँ, ये डायग्राम है अपने पास। मैंने तुम्हें बोला कि ये लाउडनेस है और ये एक वेव है और ये इसकी मीन लाइन है, और वहीं अगर एक वेव ये है और ये इसकी मीन लाइन है। ठीक है, देखो ये दोनों का क्रस्ट है और ये दोनों का ट्रफ है, मतलब दोनों वेव में क्रस्ट और ट्रफ मींस वेवलेंथ दोनों वेव्स की बराबर है, क्योंकि जितना ट्रफ चला है उतना ही इस वेव का ट्रफ चला है, और जितना इसका क्रस्ट चला है उतना ही इसका क्रस्ट चला है, मतलब कि दोनों की वेवलेंथ बराबर है। वेवलेंथ क्या है? इक्वल। लेकिन ये लाउडर साउंड है और ये सॉफ्टर साउंड है। क्यों? क्योंकि इसके जो एम्पलीट्यूड की जो हाइट है वो ज्यादा है और इसके एम्पलीट्यूड की हाइट कम है। मतलब अगर कोई भी साउंड है, कोई भी साउंड वेव है, उसके अंदर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा
तो वो लाउडर साउंड सुनाई देगा, और उसके अंदर अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो सॉफ्टर सुनाई देगा। मींस लाउडनेस और सॉफ्टरनेस इज ओनली डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। Loudness and softness of a sound is only depend on amplitude. Okay, definition देखते हैं। Loudness depend on amplitude of the wave, ठीक है। If sound wave has small amplitude, then sound will be soft. Small amplitude, sound will be soft. And the large amplitude, the sound will be loud. Large amplitude वाला sound हमेशा loud देगा आवाज, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड मेजर इन डेसिबल। किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है वो डेसिबल के अंदर हम मेजर करते हैं, डीबी। ओके, कोई दिक्कत है? अब आगे सुनो, ये लाइन और देखो तुम लोग। देखो, जो लाउड साउंड होता है इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी किसी वेव के पास होती है वो डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा ट्रेवल करता है। साउंड जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है इट मींस उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, और किसी साउंड के पास जितनी एनर्जी ज्यादा होती है वो साउंड उतना लाउड होता है। इंटेंसिटी देखते हैं अपन, इंटेंसिटी, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ईच सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया। मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ मैंने एक स्पीकर रख रखा है, और यहां से ऐसे ऐसे साउंड वेव्स आ रही हैं और हमें सुनाई दे रहा है। अब मैं किसी भी पॉइंट पे एक यूनिट एरिया को ले लूं, ये मैंने यूनिट एरिया ले लिया, ये कि मैं इसमें देखूंगा कितनी साउंड एनर्जीज पास हो रही हैं एक सेकंड में। एक यूनिट एरिया के अंदर एक सेकंड में, किसी टाइम पीरियड एक सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, दैट्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगर मैं इस यूनिट एरिया को साउंड के सोर्स के पास बहुत पास रखूंगा, तो मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी इस यूनिट एरिया से पास होगी एक सेकंड में, वहां पर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे मैं इस साउंड से दूर जाता जाऊंगा, और जितनी दूर मैं इस साउंड से चला जाऊंगा, अगर मैं वहां पर एक यूनिट एरिया को ऑब्जर्व करता हूं एक सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी पास होगी, तो वो रहेगी थोड़ी सी कम, क्योंकि साउंड एनर्जी रास्ते के जो जगह है सोर्स की और वहां से उस डिस्टेंस तक धीरे धीरे साउंड एनर्जी किसी और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती हुई चली गई, इसलिए यहाँ पर एनर्जी जो है वो कम रह गई अब। ठीक है, तो एनर्जी कम मींस इंटेंसिटी कम। कोई दिक्कत? इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासेस थ्रू ईच सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट पर स्क्वायर मीटर। वाट पर स्क्वायर मीटर मींस इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, वाट पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं, इसको मैं तुम्हें समझाता हूं, एक सेकंड रुको, इसको पहले मैं इरेज कर दूं। इधर सुनो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज वेरिएशन ऑफ वेव्स बाय चेंज इट्स एम्पलीट्यूड। उसके एम्पलीट्यूड के अंदर जो चेंज होता है, ये दोनों वेव के अंदर दोनों के दोनों वेवलेंथ बराबर है, इसमें भी वेवलेंथ और इसकी और इसकी वेवलेंथ दोनों की बराबर है, लेकिन इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो ये एक लाउडर नॉइज है, ये एक सॉफ्टर नॉइज है। ये इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है। देखो, इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, जब भी कोई पार्टिकल होता है वो कितनी तेज वाइब्रेट करता है, ये जितनी तेज वाइब्रेट करेगा उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ एक वेव प्रोड्यूस होगी अपने पास। और जैसे जैसे सोर्स से अपन दूर जाते जाएंगे, ये सोर्स के बहुत पास की है, और जैसे जैसे अपन सोर्स से थोड़ा दूर जाते जाएंगे, साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है किसी वाइब्रेशन से, तो उस साउंड वाइब्रेशन के जो पार्टिकल है वो बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट करेगी। जब पार्टिकल धीरे धीरे वाइब्रेट करता है तो वो बहुत छोटी एम्पलीट्यूड के साथ बनता है। वाइब देखो, एम्पलीट्यूड जो पार्टिकल का होता है वो वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है कि कोई भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना लेफ्ट और कितना राइट जा रहा है, या फिर अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहा है। अगर ज्यादा एनर्जी होती है किसी पार्टिकल में तो वो बहुत दूर तक लेफ्ट और राइट जाता है। अगर पार्टिकल बहुत दूर तक लेफ्ट और राइट जाएगा और बहुत तेजी से जाएगा, तो वो एक लाउडर नॉइज को क्रिएट करेगा, लाउडर साउंड को क्रिएट करेगा। वहीं अगर जैसे पार्टिकल की एनर्जी कम होती जाती है साउंड सोर्स से दूर जाने पर, साउंड सोर्स से दूर जाने पर पार्टिकल की एनर्जी कम होती जाती है, तो उसके अंदर वाइब्रेशन भी थोड़ा कम हो जाता है, और वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा दूर तक वाइब्रेट नहीं कर पाता है। अगर वो ज्यादा दूर तक वाइब्रेट नहीं करेगा तो जो फॉर्मेशन होगा वो एक सॉफ्टर साउंड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा।
एम्पलीट्यूड कैसे बनता है कोई भी साउंड का, कि अगर मान लो ये पार्टिकल है, ये जितना ऊपर जा रहा है तो साउंड वेव उतनी ही ऊपर एम्पलीट्यूड बनाएगी, और जितना वाइब्रेशन इसका नीचे हो रहा है साउंड वेव उतनी ही नीचे एम्पलीट्यूड बनाएगी। ये एम्पलीट्यूड जो है, ये एम्पलीट्यूड सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। और वाइब्रेशन कम और ज्यादा तब होती है जब उसके पास एनर्जी कम और ज्यादा होती है। ज्यादा एनर्जी ज्यादा वाइब्रेशन, ज्यादा वाइब्रेशन ज्यादा एम्पलीट्यूड, कम एनर्जी कम वाइब्रेशन, कम वाइब्रेशन कम एम्पलीट्यूड। कोई दिक्कत? ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब कि साउंड लाउड है, कम एम्पलीट्यूड मतलब कि साउंड लाउड नहीं है। ठीक है, साउंड सॉफ्ट है। यहां तक कोई दिक्कत? हम आगे चलते हैं। पिच क्या होती है साउंड की, किसी भी साउंड की, कि कोई भी साउंड हमें कितना हाइयर और कितना लोअर सुनाई दे रहा है वो उस साउंड की पिच है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि तुम हमेशा देखते होगे कि एक जो आदमी की आवाज है बहुत हार्ड होती है, बहुत लाउड होती है, बहुत ही ऐसे, मतलब तुम्हें कठोर सी सुनाई देती है एकदम, है ना? और वहीं अगर फीमेल की आवाज तुम्हें सुनाई देती है तो वो बहुत पैनी और बहुत पतली होती है। तो ये जो साउंड के डिस्टेंस डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, मेल और फीमेल की साउंड में, वो उनकी पिच की वजह से ही है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि शेर की जो दहाड़ होती है वो बहुत ही भयंकर सुनाई देती है तुम्हें, एकदम लाउड नॉइस होती है, एकदम खतरनाक। वहीं अगर कोई कोयल की तुम आवाज सुनो तो वो एकदम पतली और मधुर तुम्हें सुनाई देती है। इन दोनों का डिफरेंस भी उनकी पिच पे ही डिपेंड करता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि देखो पिच होती क्या है, पिच होती है कि कोई भी साउंड कितना हार्ड, कितना हाई और कितना लोअर तुम्हें सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये पिच डिपेंड करती है उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कैसे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुए हैं। अगर ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुए हैं 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुए हैं, मींस उसकी जो पिच है वो हाई है, हाई पिच। और वहीं अगर 1 सेकंड में कम नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुए हैं तो उसकी जो पिच है वो लो पिच बोली जाएगी। पिच ओनली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी हाई पिच रहेगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी लो पिच रहेगी। कोई दिक्कत है? हाई पिच जब भी बनती है तो उसके एग्जाम्पल होते हैं कि कोई भी तुम सीटी बजाते हो, सीटी सुनी होगी तुमने। कोई भी तुम सीटी, देखो अच्छी नहीं बनी लेकिन ठीक है, तुम समझ गए कि जब तुम सीटी बजाते हो तो, और कोई भी औरत की जो आवाज होती है, फीमेल साउंड होती है, फीमेल साउंड जो होती है वो हाई पिच के अंदर कंसिडर की जाती है, वहीं लोअर पिच के अंदर कंसिडर की जाती है मेंस की वॉइस। शेर की दहाड़, ठीक है, लोयंस रोयर। कोई दिक्कत? अब इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं अपन कि द पिच ऑफ साउंड इज द perceived हाईनेस और लोनेस ऑफ ए साउंड विच प्राइमरली डिटरमाइन बाई इट्स फ्रीक्वेंसी। पिच फ्रीक्वेंसी से ही डिटरमाइन की जाती है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच। हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, वाइब्रेट फास्टर, पार्टिकल उतना ही फास्ट वाइब्रेट करेगा, जो कि क्रिएट करेगा एक हाई पिच को। कोई दिक्कत? हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा फास्टर, और फास्टर वाइब्रेशन एक हाई पिच का फॉर्मेशन करेगा। दिस हाई पिच जस्ट लाइक एन विशल और जस्ट लाइक एन वुमेन्स वॉइस। ऐसे ही जो लो फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर वाइब्रेट करेगा पार्टिकल स्लो, और वो परसीव करेगी एक लो पिच को। और वो लो पिच एक एग्जाम्पल बनती है, जैसे कि लोयन रोर और मेंस की आवाज जो होती है, वो मेंस की आवाज लो पिच के अंदर बनती है, वहीं वुमेन्स की आवाज हाई पिच में बनती है। यह ध्यान रखना इस चीज को, है ना? ये देखो नीचे मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ, एक बार मैं इसको मिटा दूं। कहाँ है ये रहा। एक तो, हाँ, देखो ये, इस वेव के अंदर देखो तुम, इस वेव के अंदर, इस वेव में बेस्ट एग्जांपल देखो। एक ही सेकंड की अगर मैं तुम्हें बात करता हूं कि एक ही सेकंड के अंदर, ये टाइम पीरियड है टी टाइम के अंदर, एक ही सेकंड के अंदर ये एक ही वेव प्रोड्यूस हुई है, और ये इतने नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हो गई इसके अंदर। ठीक है, ये 4 नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हो गई इसके अंदर, और इस वाली वेव की जो वेव है, ऑसिलेशन है, वो एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। अगर एक टी टाइम में कम ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है तो वो एक लो पिच को दिखाती है। वहीं अगर किसी टी टाइम मींस 1 सेकंड के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस करती है एक वेव, तो वो हाई पिच को दिखाती है। तुम डेफिनेशन याद कर सकते हो, रट सकते हो, मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दी, तुम समझ भी सकते हो इस चीज को। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। क्वालिटी और टिम्बर क्या होती है? क्वालिटी और टिम्बर मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो तुमने यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम रख रखा है और तुम यहाँ पे खड़े हो। तुम
तुम्हें पता चले कि अगर तुम्हें समझ में आ रहा है उस साउंड के अंदर कोई गाना बजा रखा है, कोई भी गाना, तो तुम यहाँ से सुनते हुए बोलो कि हाँ ये गिटार की वॉइस है, ये जो सिंगर वन है उसकी वॉइस है, ये पियानो की वॉइस है, या फिर ये कोई बांसुरी की वॉइस है, ठीक है, ये फ्लूट की वॉइस है। तुम आराम से इसको देख के और अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो मतलब वो साउंड उतना ही क्वालिटी वाला है। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर कोई दूसरा म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है और उसकी क्वालिटी इतनी है कि तुम्हें बहुत ज्यादा समस्या आ रही है कि तुम पता लगा सको कि ये फ्लूट की आवाज है, फ्लूट बज भी रहा है या नहीं बज रहा है इस गाने में, ठीक है, एक ही सिंगर गा रहे हैं, ज्यादा सिंगर गा रहे हैं, तुम्हें नहीं पता चल रहा है इस चीज का, तो उसकी क्वालिटी और टिम्बर बहुत ज्यादा खराब है। डेफिनेशन देखते हैं। द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ ए साउंड अनेबल टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर साउंड, ठीक है, वन साउंड फ्रॉम द अनदर साउंड हैविंग द सेम पिच, उन साउंड की पिच सेम है, फिर भी तुम उनको अगर डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये पियानो की आवाज है, ये बांसुरी की आवाज है, ये सिंगर वन की आवाज है, ये सिंगर टू की आवाज है, देन मीन्स द क्वालिटी ऑफ साउंड इज वेरी गुड। अब क्वालिटी ऑफ साउंड के अंदर मैं तुम्हें दो तीन चीजें समझाता हूँ, जो कि टोन क्या होती है। टोन टोन होती है सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, जब तुम सिर्फ एक सिंगल साउंड को सुनो वो टोन होती है। नोट क्या होती है? नोट मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो होती है, मींस मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, एक साउंड जो प्रोड्यूस होता है बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को मिलाकर, वो साउंड नोट होता है। और जो नॉइस होती है वो क्या होती है? जब तुम साउंड सुनते हो अनप्लीजेंट साउंड और अनवांटेड साउंड जो होता है, जो तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन वो वहां पर आ जाता है, ये मींस द अनप्लीजेंट साउंड, जो साउंड तुम्हारे उस गाने को फिट नहीं कर रहा है, वो साउंड जो एक्स्ट्रा है, वो साउंड जो बनाया नहीं गया है उस जगह लेकिन वो वहां है, दैट अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। को दिक्कत? आगे सुनो। देखो इस चीज को देखो कि तुम्हें साउंड में नॉइस मींस क्वालिटी को तुम कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। इफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑसिलेशन इन ए वेव इज वेरी वेल, दिस इज वेरी वेल फॉर्मेशन ऑफ ए वेव, मींस दिस क्वालिटी इज वेरी गुड। लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ वेव इज नॉट, फॉर्मेशन ऑफ ऑसिलेशन मोरली फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ इज नॉट सो गुड, मींस द क्वालिटी ऑफ वेव इज, द क्वालिटी ऑफ साउंड इज सो लो। कोई दिक्कत? ऐसे में तुम्हें और डायग्राम भी दिखाता हूं, इधर देखो, ये भी एक लो क्वालिटी साउंड है, दिस इज आल्सो ए लो क्वालिटी साउंड एंड दिस इज आल्सो ए लो क्वालिटी साउंड। इन low quality sound the formation of waves is like this, okay, not a regular pattern of crust and trough you can see.